दोस्तों फिर शुरू करते हैं एक नए वीडियो। और पिछले वीडियो हम लोगों ने बात करी थी कि किस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करना है। उससे पहले हम लोग टिप्स की बात कर रहे थे। अगर कुछ टिप्स हम जान लेते हैं तो इस तरह का सॉल्यूशन करना हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो जैसे 4 विकल्प होते हैं, चारों में से कोई एक सही होता है। वो चुनना बड़ा मुश्किल होता है, लगता है कि ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही, ऐसा बिल्कुल नियरेस्ट होता है। अब चुनना बड़ा मुश्किल होता है। तो कुछ हम लोग टिप्स की बात कर रहे थे कि कैसे किसी वर्ड को हम किसी आंसर से कनेक्ट करेंगे। तो कुछ हमने वर्ड सेलेक्ट किया है, कैसे उसकी कनेक्टिविटी है हमारे आंसर से, उसी पर चर्चा हम आगे बढ़ाते हुए। तो आज का वर्ड हमारा है डिवेंचर इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटीज। डिवेंचर इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटीज। जैसे ये नाम आता है तो ऐसा लगता है कि डिवेंचर जो हमने जारी किया है सेल नहीं किया है, बल्कि एक सिक्योरिटी के तौर पर जारी किया। और इसका जो कनेक्ट हम लोग करेंगे, जो क्वेश्चन हो सकता है, तो इसे क्वेश्चन हो सकता है कि सिक्योरिटी करते हैं कि नहीं करते हैं। अगर करते हैं तो क्या करते होंगे। तो पहली बात हम कह सकते हैं कि इसकी एंट्री नहीं भी हो सकती है, नो एंट्री। दूसरी बात हो सकती है अगर एंट्री करें तो एंट्री वो लिख देगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। तो एंट्री हम लोग बनाएंगे, साफ साफ दिखाई पड़ेगा उसमें, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर सिक्योरिटीज, या ऐसा कर दे डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। अगर एंट्री बनेगी तो ये बना देंगे, और नहीं तो जैसा क्वेश्चन होगा, जिस तरह का उसका ऑप्शन दिया होगा आंसर में, वो चूज करेंगे। तो एक ऑप्शन इसका और हो सकता है कि नो एंट्री, और इस तरह हम क्वेश्चन के अनुसार सेलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड्स। जब जब कहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात आएगी तो ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो क्या क्या इंक्लूड करता है। चाहे कोई भी बिजनेस हो, अगर उसमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो ट्रेडिंग अकाउंट भी एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं वो भी एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। बैलेंस शीट बनाते हैं वो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। इन सबको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से जानते हैं। अब डिपेंड करता है ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन किस प्रकार के होंगे, उसे अटैच करेंगे इस चीज़ को। नेक्स्ट आइटम हमारा है एसेट्स एंड लिएबिलिटीज शोन एट देयर रीवैल्यूड। जो एसेट्स हैं या लिएबिलिटीज़ हैं, जब उसको हम लोग रीवैल्यूएशन करते हैं, पुनर्मूल्यांकन करते हैं, अगर ये क्वेश्चन में आ जाता है तो करेंगे क्या। इसको कनेक्ट करते हैं कि अगर न्यू बैलेंस शीट हम बनाते हैं तो न्यू बैलेंस शीट में ये जो रीवैल्यूड है हमारा एसेट एंड लिएबिलिटीज़, इसको दिखलाते हैं। यानी न्यू बैलेंस शीट एंड न्यू वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लिएबिलिटीज़, इसको दिखलाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। इससे जुड़ा हुआ कई ऑप्शन आ सकते हैं। डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, जब हम लोग डिवेंचर का पेमेंट करते हैं, रिटर्न करते हैं, उसके जब टाइम मैच्योरिटी पूरी हो जाती है तब हम लोग पेमेंट करते हैं, रिटर्न करते हैं, उसको हम लोग डिवेंचर रिडेम्पशन कहते हैं। तो इसमें एक रिजर्व करने की बात आती है, हमारे सेबी का गाइडलाइंस है, उसके अनुसार हम लोग रिजर्व करते हैं। तो लेटेस्ट जो हमारा रूल आया है कंपनी रूल्स 2014, कंपनी रूल्स 2014 के अनुसार जो हम DRR क्रिएट करते हैं, ये कम से कम इसके नॉमिनल वैल्यू के 25% DRR हम लोग करते हैं, रिजर्व करते हैं। लेकिन जो लेटेस्ट रूल आया है अभी, कई किताबों में ये रूल आ गया है, नई किताबों में, थोड़ी पुरानी किताबों में ये रूल नहीं है। तो जो लेटेस्ट वर्जन में आया है 10% है, यानी जो 25% हम लोग कम से कम रिजर्व करते हैं DRR के लिए, अब हो गया है 10%। अब डिपेंड करता है कि हमारे क्वेश्चन किस तरह से पूछा है। अगर हमारे क्वेश्चन में 25% भी है, 10% भी है, तो हम लोग अपना 10% लेंगे। अगर 10% नहीं है, सिर्फ 25% वाला आंसर क्वेश्चन है, तो हम लोग 25% लेंगे, इसका ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कंपनीज एनुअल रिपोर्ट इशूड। कंपनी के जो एनुअल रिपोर्ट है, अब ये एनुअल रिपोर्ट किसको जारी किए जाते हैं। जब इस तरह से क्वेश्चन आता है तो सीधे सीधी बात है कि ये जो एनुअल रिपोर्ट है ये शेयर होल्डर्स को जारी करते हैं। कौन करता है? डायरेक्टर्स करते हैं। तो इससे जुड़ा हुआ ये क्वेश्चन हो सकता है, तो आप याद रखें।
कि जब भी कंपनी का एनुअल रिपोर्ट जारी किया जाएगा तो डायरेक्टर द्वारा जारी किया जाएगा, किसको जारी किया जाएगा, शेयर होल्डर्स को जारी किया जाएगा। तो तीन वर्ड आपस में अटैच होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लिक्विड एसेट। जब लिक्विड एसेट है इसको हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। लिक्विड एसेट हम कह सकते हैं कि ऑल करंट एसेट्स, हम सब जानते हैं करंट एसेट क्या है, ऑल करंट एसेट्स माइनस प्रीपेड एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, यानी टोटल करंट एसेट्स में से अगर दो आइटम माइनस कर दें तो जो बैलेंस बचेगा उसको हम लोग लिक्विड एसेट कह सकते हैं, क्विक एसेट भी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है टोटल एसेट टू डेप्थ रेशियो। जैसा कि अकाउंटिंग रेशियो में बात बताई जाती है, टोटल एसेट्स का रेशियो किसके साथ, डेप्थ रेशियो। यहाँ पर डेप्थ का मतलब होता है लॉन्ग टर्म डेप्ट से, जो लॉन्ग टर्म हमारे लायबिलिटीज़ हैं, जो लोन ले रखा है। तो टोटल एसेट का क्या संबंध है टोटल लॉन्ग टर्म डेप्ट से। तो पहले इसको जोड़ते हैं, हम इसको कनेक्ट करते हैं सॉल्वेंसी रेशियो। ये सीधे जोड़ता है किससे, सॉल्वेंसी रेशियो से। और सॉल्वेंसी रेशियो क्या है, दिस इज द कैपेसिटी टू पे द आउटसाइड लायबिलिटीज। इसको हिंदी में हम लोग शोधन क्षमता रेशियो भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पेटेंट्स। ये वर्ड आ गया पेटेंट। हम सब जानते हैं कि जब पेटेंट्स वर्ड आएगा तो ये कहाँ कहाँ कनेक्ट करता है, किन किन शब्दों से इसकी कनेक्टिविटी है। अब जैसा क्वेश्चन होगा वैसा हम लोग सेलेक्ट करेंगे आंसर उसका। तो पहली बात ये पेटेंट्स का मतलब ये फिक्स एसेट भी है, इसको हम लोग नॉन करंट एसेट में भी डाल सकते हैं। इसको हम लोग जब नॉन करंट एसेट है या फिक्स एसेट है तो बैलेंस शीट में जाएगा, बैलेंस शीट एसेट साइड में भी जाएगा। तो इतने कनेक्टिविटी इसकी है ये चीज़। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 AS3। कई बार रिवाइज वर्ड लिखता है इसके बगल में, कई बार रिवाइज वर्ड नहीं भी लिखता। तो AS3 रिवाइज कह लें या AS3 ऐसे कह लें, इसका संबंध, इसकी कनेक्टिविटी है कैश फ्लो स्टेटमेंट से। चूँकि इसमें जो प्रोविज़न दिया गया है अकॉर्डिंग टू द प्रोविज़न अंडर AS3 कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड, इसी के हिसाब से हम लोग बनाते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। सीधा संबंध इसका बनता है। नेक्स्ट है AS26 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। इसका कनेक्शन क्या है कि पहली बात इसका कनेक्शन है इनटैंजिबल एसेट से। जैसा कि हम जानते हैं कि इनटैंजिबल एसेट क्या है, जिसको कोई आकार प्रकार नहीं है, कोई शेप नहीं है। दूसरा कनेक्शन है कि परचेज ऑफ गुडविल, जो गुडविल हम लोग परचेज करते हैं इस स्टैंडर्ड के मुताबिक। नेक्स्ट पॉइंट है फिक्टिशियस एसेट। ये बड़ा मशहूर वर्ड है, कई बार कंफ्यूजन पैदा कर देता है। दो वर्ड है इसमें, तो है फिक्टिशियस और एक वर्ड आ गया है एसेट्स। तो एसेट्स तो हम सब जानते हैं, फिक्टिशियस का मतलब होता है बनावटी, नकली, माने जो एसेट है नहीं फिर भी उसके एसेट हम कह रहे हैं। तो जब एसेट कह रहे हैं तो नेचुरली देखते हैं कि ऐसे बनावटी एसेट में कौन कौन आ सकता है। ध्यान रखना, जो एक्चुअल एसेट नहीं है, जिसको हम सेल नहीं कर सकते, बेच नहीं सकते, कैश वसूल नहीं कर सकते, फिर भी उसके एसेट कह रहे हैं। तो जब एसेट कहेंगे तो बैलेंस शीट में जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा तो एसेट साइड में जाएगा। अलग बात है कि बैलेंस शीट में एसेट साइड में न लिख कर हम कहीं एडजस्ट करते होंगे, वो अलग कहानी है। अब देखना है कि जब फिक्टिशियस एसेट है तो इनमें कौन कौन से आइटम्स आ सकते हैं। तो जब ये वर्ड आएगा तो कनेक्टिविटी इसका है प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, यह भी फिक्टिशियस एसेट है। कनेक्शन इसका आएगा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स, ये भी फिक्टिशियस एसेट है। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स, ये भी है फिक्टिशियस एसेट। प्रमोशनल एक्सपेंस, कंपनी को प्रमोट करने के जो एक्सपेंस करते हैं वो भी फिक्टिशियस एसेट के अंतर आता है। एक और कनेक्शन इसका है अंडर राइटर्स कमीशन, जो अंडर राइटर्स हैं हमारे कंपनी के शेयर बिकवाते हैं उनका कमीशन जाता है, वो है अंडर राइटर कमीशन। तो इसको भी रखा जाता है फिक्टिशियस एसेट जहाँ ट्रीट करते हैं। और कभी कभी जो हमारे नेट लॉस हैं उनको भी कई बार फिक्टिशियस एसेट की कैटेगरी में रखा जाता है। अब कौन सा सही होगा गलत होगा डिपेंड करता है हमारे क्वेश्चन को क्या दिया रहेगा। ये हमने एक कनेक्टिविटी बता दी इस चीज़ की। नेक्स्ट है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है।
कैश तो है ही, नाम वर्ड ले लिया ये कैश, एंड कैश इक्विवेलेंट या जो कैश के समतुल्य हो, कैश के बराबर में हो, कैश बिल्कुल कैश माना जाता हो। अब इसमें कौन कौन आइटम हो सकता है? कैश एंड इक्विवेलेंट टू कैश के मिलता जुलता या कनेक्टिविटी किन शब्दों से है? कैश इन हैंड हो सकता है, ये भी कैश इक्विवेलेंट है। कैश एट बैंक हो सकता है, ये भी कैश के इक्विवेलेंट है, कैश इक्विवेलेंट है। करंट इन्वेस्टमेंट हो सकता है, वो भी हमारे कैश के इक्विवेलेंट है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो सकते हैं, ट्रेजरी बिल्स हो सकते हैं, कमर्शियल पेपर्स हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट कंपनी लेती है, ये भी हमारे कैश के इक्विवेलेंट हो सकते हैं। चेक्स इन हैंड, हमारे चेक इन हैंड पड़े हुए हैं ड्रॉअर में, ये भी इक्विवेलेंट टू कैश माने जाते हैं। शॉर्ट टर्म में सिक्योरिटीज होते हैं, वो भी माने जाते हैं। मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ है, अगर हमारे पास मार्केटेबल सिक्योरिटीज है, ये भी हमारे इक्विवेलेंट टू कैश माने जाते हैं। अब ये मार्केटेबल सिक्योरिटीज हैं कौन? जिनकी मैच्योरिटी 3 महीने से कम बची है, ये हमारे मार्केटेबल सिक्योरिटीज हैं, और इसको भी हम लोग लगभग कैश के बराबर मानते हैं। तो इतने जो शब्दावली, इतने जो वर्ड्स हैं, इनका कनेक्शन हम लोग कहीं भी क्वेश्चन से जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। जब ये आ जाए कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, जैसा कि हम सब जानते हैं कि 3 एक्टिविटीज़ होती हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ और फाइनेंशियल एक्टिविटीज़। तो कैश का फ्लो देख रहे हैं। अब ये कैश का फ्लो निकालना है और डिपेंड करता है क्वेश्चन किस तरह से होगा। थोड़ा सा इशारा कर दें, कैश का फ्लो होता है व्यापार के अंदर या तो कैश आता है या व्यापार से बाहर कैश जाता है, ये कैश का फ्लो है। तो हमें निकालना होता है कि कैसे निकलेगा कैश, इनफ्लो या आउटफ्लो। 2 मेथड है इसको निकालने का, एक को हम लोग कहते हैं डायरेक्ट मेथड और दूसरे का नाम है इनडायरेक्ट मेथड। ज़्यादा जोर हम लोग इनडायरेक्ट मेथड पर डालते हैं। इनडायरेक्ट मेथड हम लोग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट से लेकर शुरू करते हैं। उस नेट प्रॉफिट में हमें जब निकालना होगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो, तो नेट प्रॉफिट का तलाश कीजिए, कनेक्शन आ गया इसका। उस नेट प्रॉफिट में नॉन कैश आइटम को ऐड कर देते हैं। अब नॉन कैश आइटम क्या हो सकता है? जैसे डेप्रिसिएशन हो सकता है, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट हो सकता है, और कई आइटम हो सकते हैं। फिर उसमें से माइनस कर देते हैं नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स या नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, वे इनकम जो हमारे ऑपरेटिंग नहीं है उनको माइनस कर देते हैं। फिर उससे माइनस करते हैं इंक्रीज इन करंट एसेट्स, अगर हमारे करंट एसेट इंक्रीज कर जाते हैं जितना से, उसको माइनस कर देते हैं। फिर माइनस करते हैं डिक्रीज इन करंट लियाबिलिटीज़, अगर हमारे करंट लियाबिलिटीज़ हैं डिक्रीज हैं, उनको माइनस कर देते हैं। फिर प्लस करते हैं, ये फॉर्मूले की बात होगी, प्लस करते हैं डिक्रीज इन करंट एसेट्स, फिर प्लस करते हैं इंक्रीज इन करंट लियाबिलिटीज़। इस तरह सारे प्रोसेस पूरा करने के बाद जो रिजल्टेंट फिगर आएगा वही हमारा क्या है? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है। अब इस फॉर्मूला में जो हमें आइटम दिए रहेंगे उनका हम प्रयोग करके ये निकाल सकते हैं। नीचे उसके अथवा में लिखा गया, या हम ऐसे कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अगर ये वर्ड कहीं मिला हमको, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेज, तो उसमें प्लस माइनस कुछ आइटम कर देना है। तो प्लस में क्या करना है? इंक्रीज इन करंट लियाबिलिटीज़ माइनस इंक्रीज इन करंट एसेट्स माइनस डिक्रीज इन करंट लियाबिलिटीज़ प्लस डिक्रीज इन करंट एसेट। तो ये हम लोग कर लेते हैं, तो निकल जाएगा इससे। और इस तरह हमने कई कनेक्शन ऐड कर रखा है। नेक्स्ट देखते हैं कैश आउटफ्लो। कैश आउटफ्लो ये वर्ड आ गया, ये वर्ड कहाँ कहाँ कनेक्ट करता है? कैश आउटफ्लो का मतलब हमारी बिजनेस से कैश का आउटफ्लो हो रहा है, व्यापार से बाहर कैश जाने वाली क्रिया हो रही है। बहुत सिंपल इसको कैच कर पाना, वो क्या कर रहे हैं, कौन सी एक्टिविटी है जिससे हमारा कैश बाहर जा रहा है। तो नेचुरली पेमेंट ऑफ लोन, लोन चुकाएंगे कैश बाहर जाएगा। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, आप डिवेंचर चुकाओगे, रिडीम करोगे तो कैश बाहर जाएगा। डिक्रीज इन क्रेडिटर्स या लियाबिलिटी, अगर हमारे क्रेडिटर्स हैं या कोई लियाबिलिटी है, अगर वो घटता है
डिक्रीज होता है तो कैश बाहर जाएगा। इंक्रीज इन एसेट्स, अगर हमारे एसेट्स हैं, कोई भी एसेट है, अगर वो इंक्रीज करता है, बढ़ जाता है, तो एसेट का बढ़ना मीन्स कैश का बाहर जाना माना जाएगा। जैसे स्टॉक है, फर्नीचर है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। रिडेम्पशन ऑफ शेयर्स और डिवेंचर्स, अगर आप शेयर का पेमेंट करते हो, उल्टा पेमेंट कर लेते हो, शेयर ले लेते हो, बाई बैक कहते हैं इसको, या डिवेंचर का पेमेंट कर देते हो तब भी कैश जाता है। नेक्स्ट है पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट या पेमेंट ऑफ डिविडेंड, अगर हम ब्याज चुकाते हैं या डिविडेंड चुकाते हैं तब भी कैश बाहर जाते हैं। सब कनेक्शन जोड़ रहे हैं। हमारा टॉपिक क्या था? आउटफ्लो, कैश आउटफ्लो था। इसका मतलब कैश आउटफ्लो किन किन परिस्थितियों में हो सकता है, तो वो ऐड किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है कैश इनफ्लो, यानी कैश अंदर कैसे आएगा, इनफ्लो कैसे हो कैश का, वो कौन से काम है जिनके चलते व्यापार के अंदर कैश आएगा। तो रिसिप्ट ऑफ लोन या डेप्ट, जब हम लोन लेते हैं, जब रिसिप्ट करेंगे लोन तो कैश अंदर आएगा नॉर्मली। इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटीज कह सकते हैं, करेंट लायबिलिटी जो इंक्रीज करेगा तो समझना कैश अंदर आ रहा है। नेक्स्ट है इशू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स, जब हम लोग इशू करते हैं शेयर या डिवेंचर तब कैश अंदर आता है, इनफ्लो होता है। सेल्स ऑफ एसेट, जब कोई एसेट हम बेचते हैं, सेल करते हैं तो कैश का इनफ्लो होता है। डिक्रीज इन करंट एसेट्स, अगर हमारे करंट एसेट डिक्रीज होता है, घटता है, तब कैश का इनफ्लो होता है। रिसिप्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड्स, अगर हम इंटरेस्ट रिसीव करते हैं या डिविडेंड रिसीव करते हैं तो कैश अंदर आता है। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, अगर कोई इन्वेस्टमेंट हम सेल करते हैं तब कैश का इनफ्लो होता है। री इशू ऑफ शेयर्स, अगर हम शेयर को दोबारा जारी करते हैं, री इशू करते हैं, जैसा कि फॉर फ्यूचर में होता है, तो फिर कैश का इनफ्लो होता है। तो इतने इनफ्लो ऑफ कैश, इतना एक्टिविटी हमने ऐड करके दिखा दिया। नेक्स्ट पॉइंट है प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, CFS। जब ये वर्ड आता है प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो देखते हैं क्या जोड़ता है। तो एक वर्ड इसके साथ आता है मैंडेटरी, यानी ये स्टेटमेंट बनाना मैंडेटरी है, अनिवार्य है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ये जो प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है, मेरे ऑपरेशनल प्रॉफिट कह सकते हैं, तो इनसे ऐड क्या क्या हो सकता है जो थोड़ा सा डेंजर है। गुडविल रिटर्न अप, जब भी निकालना, गुडविल रिटर्न अप के पॉइंट है, डेप्रिसिएशन है, लॉस ऑन सेल ऑफ एनी फिक्स एसेट है, इसको अगर हम जोड़ दें किस में, प्रॉफिट में ऐड कर दें, हालांकि ये रिटर्न ऑफ हुआ था, जैसे ही ऐड करोगे हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिल जाएगा। तो डिपेंड करता है क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा, उस तरह से हम लोग ये ऐड बैक का काम करेंगे। नेक्स्ट है डिविडेंड रिसीव्ड बाय फाइनेंशियल एंटरप्राइज, अगर कोई फाइनेंशियल एंटरप्राइज है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो फाइनेंस में डील करती है संस्था हमारी, तो उसके लिए जो डिविडेंड रिसिप्ट है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से माना जाता है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो और डिविडेंड उसको मिलता हो, इसलिए उसको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में रखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है सेटिस्फैक्ट्री या आइडियल रेशियो बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल इक्विटी, इंटरनल इक्विटी है, एक्सटर्नल इक्विटी है, या करंट रेशियो कह लें थोड़ी देर के लिए। तो जो हमारे करंट रेशियो हैं इनके कौन आइडियल माना जाता है, कितना रेशियो हो तो आइडियल माना जाएगा, तो सीधा है 2:1। अगर रेशियो हमारे 2:1 है, इनको आइडियल मान सकते हैं, सेटिस्फैक्ट्री मान सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आइडियल लिक्विड या क्विक रेशियो या एसिड टेस्ट रेशियो, ये कई नाम है इसके। तो ये कब आइडियल माना जाएगा, तो इसके लिए माना जाता है कि जो लिक्विड या क्विक रेशियो है या एसिड टेस्ट, अगर वो रेशियो 1:1 आ जाता है तो उसको आइडियल माना जाता है। नेक्स्ट है लिक्विड एसेट कौन माना जाएगा, हालांकि पहले बता चुके हैं, जितने टोटल करंट एसेट है, संबंध है करंट एसेट से, इसका करंट एसेट ही होता है, उस करंट एसेट में से 2 आइटम माइनस कर दो, प्रीपेड एक्सपेंस और स्टॉक, बस। हालांकि प्रीपेड एक्सपेंस भी करंट एसेट है
और स्टॉक भी करंट एसेट है। तो टोटल करंट एसेट्स में से इन दो आइटम्स को हटा दिया जाए या इन दो आइटम्स को छोड़ दिया जाए, जो बैलेंस फिगर बचता है उसी का नाम है लिक्विड एसेट। नेक्स्ट पॉइंट है बीईपी, ब्रेक इवन पॉइंट। इसका कनेक्शन है कि है क्या चीज़। तो ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहाँ की टोटल कॉस्ट और टोटल सेल्स या रेवेन्यू बराबर होते हैं। कह सकते हैं द पॉइंट देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस, कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल सेल्स। एकदम बराबर होंगे तो ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, और इसी बिंदु का नाम रखा गया है ब्रेक इवन पॉइंट। ये भी आप याद रखना, करेक्ट करता है चीज़ को। कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। अब देखिए इससे कौन सा वर्ड करेक्ट करता है। इसको जब भी हम लोग निकालते हैं तो परसेंटेज में, परसेंटेज फॉर्म में इसको शो करते हैं। उसमें आता है दो साल के बैलेंस शीट दिए होते हैं, उसमें इंक्रीज और डिक्रीज के फिगर हम लेते हैं। तो जो इंक्रीज होता है आइटम वाइज या डिक्रीज होता है, फिर उसको हम लोग परसेंटेज में प्रेजेंट करते हैं। तो जब भी हमारा ये कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जब बात आएगी, तैयार करेंगे, इसमें परसेंटेज का प्रयोग अधिक करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। जब ये वर्ड कहीं आ जाए तो इसका सीधा मतलब है कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। ये सीधे स्टेटमेंट कह दें या फाइनेंशियल स्टेटमेंट कह दें, लेकिन ये अकाउंट नहीं है। ये अकाउंट नहीं है, नॉट अकाउंट, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है ऑल कैपिटल रिसिप्ट। अब इसका संबंध कहाँ से है, रिलेशन इसका, जितने कैपिटल रिसिप्ट हमारे हैं, ऑल कैपिटल रिसिप्ट, इन सब को हम लोग बैलेंस शीट में शो करते हैं। जैसा क्वेश्चन होगा आप उस तरह से देखोगे फिर कहाँ ले जाना है। नेक्स्ट है ऑल रेवेन्यू रिसिप्ट। अगर हमारे जितने रेवेन्यू रिसिप्ट हैं ये बैलेंस शीट में नहीं जाते हैं, ये सब के सब जाते हैं किसमें है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ऑल रेवेन्यू रिसिप्ट्स आर रिकॉर्डेड अंडर इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इसमें जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल, अब इससे क्या वर्ड कनेक्ट होता है, सोन अंडर शेयर होल्डर्स फंड। जब बैलेंस शीट की बात आएगी हमारे कंपनी के केस में, तो कंपनी के बैलेंस शीट हेड वाइज, ग्रुप वाइज इसमें शो किए जाते हैं। तो उसमें सबसे जो पहला ग्रुप है बैलेंस शीट में, सबसे टॉप में जो पहला जो शेयर होल्डर्स फंड है, और शेयर कैपिटल वर्ड वहीं आता है। तो संबंध हो गया शेयर होल्डर्स फंड, बैलेंस शीट, लिएबिलिटी साइड, इनमें से कोई भी वर्ड कनेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट है प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ कंपनी। ये जो प्रॉफिट एंड लॉस कंपनी के हैं, इनके भी हेडिंग बने हैं, तो ये अंडर आ रहे हैं, अंडर रिजर्व एंड सरप्लस। एक और वर्ड आएगा बैलेंस शीट में, एक और वर्ड आएगा लेफ्ट साइड में। नेक्स्ट पॉइंट है बैलेंस शीट ऑफ कंपनी ऑर्डर। जब कंपनी के बैलेंस शीट हम लोग बनाते हैं तो उसका बैलेंस शीट का एक ऑर्डर होता है, या किसी संस्था के बैलेंस में ऑर्डर होता है, जैसे इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, इन ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस, इस तरह से होता है। तो परफॉर्मेंस या परमानेंस, तो जो कंपनी के बैलेंस शीट हम लोग बनाते हैं, जो लेटेस्ट फॉर्मेट आया, वो इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस, यानी जो फिक्स एसेट हैं सबसे टॉप पर पहले उनको लिखते हैं। इस तरह जो सजा लेते हैं एसेट का, हम लोग कहते हैं इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस। तो ये कनेक्शन है बैलेंस शीट वर्किंग का ऑर्डर इस तरह से है। नेक्स्ट पॉइंट है डिवेंचर्स, सिर्फ डिवेंचर्स। अगर ये डिवेंचर के बारे में कुछ वर्ड कनेक्ट होंगे तो लॉन्ग टर्म डेप्ट भी है, ये लॉन्ग टर्म डेप्ट है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स भी है, ये लॉन्ग टर्म इसको लोन भी कह सकते हैं। ये बैलेंस शीट संबंध होता है, लिएबिलिटी साइड में जाता है ये, क्योंकि ये लोन है। नेक्स्ट टाइम है डिवेंचर, डिवेंचर होल्डर। अगर इनका कनेक्शन करें डिवेंचर होल्डर से क्वेश्चन आते हैं तो ये सीधे सीधे ऑनर नहीं होता, ये क्रेडिटर्स होते हैं। तो डिवेंचर होल्डर से कनेक्शन क्या है, क्रेडिटर से है। क्रेडिटर कहें तो फिर ये बैलेंस शीट में चला जाएगा, बैलेंस शीट के लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आता है, क्योंकि हेडिंग बनता है ना कंपनी का।
तो कंपनी के बैलेंस शीट में हेडिंग है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, उसी हेडिंग के अंदर आता है डिवेंचर होल्डर वालों का नाम, और बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसका डिवेंचर्स। ऊपर था डिवेंचर होल्डर्स, अब आ गया वर्ड डिवेंचर्स। तो डिवेंचर्स को नॉर्मली हम लोग मानते हैं कि ये जनरली क्या है, सिक्योर्ड है। अब कहाँ क्वेश्चन कैसे अटैच होगा उसके से हम लोग आंसर देखेंगे। तो डिवेंचर्स क्या है, एक तरह के सिक्योर्ड है, मैंने अक्सर सिक्योर्ड होता है ये। नेक्स्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। डिवेंचर लोन है, इस पर रेट इंटरेस्ट का हो सकता है, तो कैसा रेट होता है, ये फिक्स होता है। इस पर एक रेट फिक्स कर दिया तो वही रेट रहेगा, 15%, 10%, 20% ऐसा नहीं होता, बस एक रेट जो भी लग जाए वो फिक्स रहेगा इस पर। नेक्स्ट पॉइंट है डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट। हम सब जानते हैं कि सेबी का गाइडलाइंस पालन करना है कि जो कंपनी डिवेंचर इशू करती है एक निश्चित समय के बाद फिर उसका रिडेम्पशन भी करना पड़ता है। तो इशू किए गए डिवेंचर का जो नॉमिनल वैल्यू है, जो उसका वास्तविक मूल्य है, उस मूल्य के कम से कम 15% अमाउंट कंपनी द्वारा कहीं इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ये सेबी का गाइडलाइन जो पूरा करना होगा, कम से कम 15% ऑफ नॉमिनल वैल्यू कंपल्सरी है आपको इन्वेस्ट करना। तो ये रेट याद रखना, क्वेश्चन आपको रेट से है, DRI वाला। नेक्स्ट पॉइंट है सेक्रीफाइस रेशियो। अगर कहीं सेक्रीफाइस रेशियो की बात आ जाए तो हम सब जानते हैं कि सेक्रीफाइस रेशियो होता है, अगर हमको न्यू रेशियो पता नहीं है, नो न्यू रेशियो, नो सेक्रीफाइस नॉन, कितना सेक्रीफाइस के ये पता नहीं है, न्यू रेशियो क्या है ये भी पता नहीं है, तो फिर सेक्रीफाइस निकालेंगे कैसे, कुछ नहीं करना है। ऐसी दशा में जो ओल्ड रेशियो है, सेक्रीफाइस रेशियो कैसे निकलेगा, सेक्रीफाइस इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो हो जाएगा। क्या पता नहीं है हमको, न्यू रेशियो नहीं मालूम है, सेक्रीफाइस कितना है ये नहीं मालूम है, तो आखिर सेक्रीफाइस है कितना, तो सेक्रीफाइस विल बी इक्वल टू ओल्ड रेशियो। ये टेक्निक आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है प्रेजेंटेटिव या रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब इसमें कनेक्शन किसको जोड़ दें, जब ये कंपनी के केस में आएगा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, तो जितने वो शेयर कैपिटल ये पर्सनल अकाउंट है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट ये पर्सनल अकाउंट है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट ये पर्सनल अकाउंट है, शेयर एनी कॉल, जितने कॉल्स आते हैं, फर्स्ट कॉल है, सेकंड कॉल है, फाइनल कॉल है, ये सबको हम अकाउंट बोलते रहते हैं, सब का सब रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसा आएगा, उसमें आप सेट कर लेना। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियस। कई बार एरियस हमारे हो जाते हैं, कॉल्स कंपनी ने रुपया मांगा, आपने कॉल मांग करी लेकिन अमाउंट मिला नहीं, तो कॉल्स इन एरिया हो जाता है। अगर एक निश्चित समय से डिले करता है और उस पर हमारा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन साइलेंट है, हालांकि इस संबंध में रूल उसमें लिखा होता है, आर्टिकल्स में इसमें क्या नियम है लिखा रहेगा। अगर हमारे आर्टिकल्स में इंटरेस्ट के बारे में कुछ नहीं लिखा है तो कंपनी के टेबल ए हम लोग प्रयोग करते हैं और इस एरियर्स पर 10% का इंटरेस्ट चार्ज होता है ईयरली एज पर टेबल एफ इफ आर्टिकल्स इज साइलेंट। नेक्स्ट पॉइंट है कॉल्स इन एडवांस। अगर किसी शेयर होल्डर्स ने स्टाफ एडवांस पेमेंट कर दिया, कॉल्स इन एडवांस आ गया, तो इस पर भी ब्याज की प्रबंध है। हम देखते हैं कि इस बारे में क्या नियम है आर्टिकल्स में, उसका पालन करते हैं। लेकिन अगर आर्टिकल्स साइलेंट है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन इफ साइलेंट, देन एज पर प्रोविजन ऑफ टेबल एफ इस पर 12% इंटरेस्ट की व्यवस्था होगी सालाना। अगर हमारे आर्टिकल्स में कुछ लिखा है तो उसका पालन किया जाएगा, अगर नहीं लिखा है तब की बात है 12% टेबल एफ के हिसाब से। नेक्स्ट पॉइंट है यूज ऑफ प्रीमियम अमाउंट, सेक्शन 52(2). जो प्रीमियम के अमाउंट हमें
मिलती है, जो राशि हमें मिलती है जब शेयर इशू करते हैं, हो सकता है प्रीमियम पर हो, डिवेंचर इशू करते हैं, हो सकता है प्रीमियम पर हो। तो ये जो प्रीमियम का अमाउंट आता है, तो सवाल है कहाँ यूटिलाइज करेंगे, कहाँ इस्तेमाल करेंगे प्रीमियम के राशि। तो एक लिस्ट है, कनेक्शन इसका कहीं ना कहीं क्वेश्चन में आता रहेगा कि प्रीमियम अमाउंट कैन बी यूज एज इशू ऑन बोनस शेयर। जब कंपनी बोनस शेयर जारी करेगी तो इसका कॉस्ट है वो इसी प्रीमियम अमाउंट से मेंटेन करती है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस रिटर्न ऑफ, जो कंपनी के प्रिलिमिनरी एक्सपेंस है उसको राइट ऑफ करना है तो कहाँ से, तो प्रीमियम के अमाउंट से इसको एडजस्ट किया जाएगा। डिस्काउंट या लॉस ऑन इशू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स, अगर कंपनी ने शेयर या डिवेंचर इशू किया है उस पर डिस्काउंट है या लॉस है तो इस लॉस का एडजस्टमेंट उसी प्रीमियम के अमाउंट को यूज़ किया जाएगा। अंडरराइटर कमीशन है, ये भी उसी प्रीमियम से एडजस्ट किया जाएगा। ठीक है। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन है, जब डिवेंचर को रिडीम करना है उस पर प्रीमियम अगर है तो ये भी कंपनी के लिए लॉस है, तो ये प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर इज मेंटेन विद द अमाउंट ऑफ प्रीमियम। तो ये सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 हमारा है, इसके अनुसार ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है इसको, इससे कई सवाल तोड़ मड़ोड़ कर आते रहते हैं। तो हम लोग देख लें कि ये सेक्शन इसका 53 है। एज पर सेक्शन 53 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, उसके अनुसार ये व्यवस्था क्या है। सीधी सीधी बात है कि सेक्शन 53 के तहत कोई भी शेयर डिस्काउंट पर जारी नहीं हो सकता, नॉट अलाउड, प्रोहिबिट कर दिया सेक्शन 53 ने। आगे एक और सेक्शन ऐड किया इसमें, सेक्शन 54, ये कहता है कि जी हाँ, कुछ परिस्थितियों में शेयर को हम लोग डिस्काउंट पर जारी कर सकते हैं और वो शेयर का नाम होगा स्वेट इक्विटी शेयर्स। तो कह सकते हैं एज पर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 54 स्वेट इक्विटी शेयर्स कैन बी इशूड एट डिस्काउंट, लेकिन किसको, पब्लिक को नहीं, टू इट्स एम्प्लॉइज और डायरेक्टर्स। एक परिस्थिति, एक सिचुएशन है कि सेक्शन 54 के अनुसार जो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं या एम्प्लॉइज़ हैं, अगर शर्तें पूरी होती हैं तो उनको डिस्काउंट पर शेयर को जारी किया जा सकता है। बाकी 53 कहता है कि बिल्कुल नहीं, पब्लिक को नहीं जाएगा। तो दो अलग अलग सेक्शन हो गए, तो याद रखना, सेक्शन 53 के अनुसार डिस्काउंट पर इशू नहीं होगा, सेक्शन 54 के अनुसार डिस्काउंट पर इशू होगा, लेकिन सिर्फ कंपनी के कर्मचारी और उसके डायरेक्टर्स को। नेक्स्ट पॉइंट है मिनिमम सब्सक्रिप्शन। इस पे क्वेश्चन आते रहते हैं कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन अलॉट करने से पहले, शेयर अलॉटमेंट होने से पहले कम से कम कितना सब्सक्रिप्शन आ जाना चाहिए। तो जो अभी लेटेस्ट रूल चल रहा है इस पर 5% ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स या डिवेंचर्स बिफोर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट करने से पहले कम से कम शेयर या डिवेंचर के नॉमिनल वैल्यू के 5% हमें आ जाना चाहिए। दिस इज द मिनिमम अमाउंट। ये परसेंटेज का खेल है, ये 5% है अभी। आइडियल और सेटिस्फैक्ट्री रेशियो, कुछ रेशियो हैं, देखना चाहते हैं कि कौन सेटिस्फैक्ट्री है, कब आइडियल हम लोग मानते हैं। तो उसकी एक लिस्ट है, इनमें से कोई भी हो सकता है आपका ऑब्जेक्टिव में। अगर करंट रेशियो है तो करंट रेशियो का 2:1 आइडियल माना जाता है। लिक्विड रेशियो है या क्विक रेशियो है, इसका 1:1 आइडियल माना जाता है। डेब्ट इक्विटी रेशियो है, इसका 2:1 है तो आइडियल माना जाता है। टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो है, ये जितना बड़ा होगा, जितना ग्रेटर होगा, उसको आइडियल माना जाता है। प्रोप्राइटरी रेशियो है, ये जितना बड़ा होगा, जितना बढ़ते जाएगा उतना अच्छा माना जाता है। स्टॉक टर्नओवर रेशियो है, ये जितना बड़ा होगा, जितना ग्रेटर होगा, उसको अच्छा माना जाता है, उसको आइडियल माना जाता है या सेटिस्फैक्ट्री माना जाता है। तो ये आपको करेक्ट करना है, डिपेंड करता है सवाल कैसा होगा, क्वेश्चन कैसा होगा। नेक्स्ट है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। रेशियो कई प्रकार के हैं, उसमें एक है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। ये रेशियो क्या क्या अपने में इंक्लूड करता है, यानी किन किन शब्दों से हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो पहले इसमें जो जीपी रेशियो है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, इसी के अंदर में आता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो है, इसी के अंदर में आता है।
ऑपरेटिंग रेशियो आता है, इसी के अंडर में आता है। नेट प्रॉफिट रेशियो है, इसी के अंदर में आता है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो है, इसी के अंदर में आता है। 5वां पॉइंट हमने कर दिया, 5वां नंबर है इसका। 6ठा नंबर में EPS रेशियो यानी अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर रेशियो है, इसी के अंदर आता है। DPS डिविडेंड पर शेयर रेशियो निकालते हैं, वो भी इसी के अंदर में आता है। और प्रॉफिट अर्निंग रेशियो निकालते हैं, वो भी इसी के अंदर आता है। तो ये सारे टर्म को इंक्लूड करता है। और हेडिंग क्या बना रखा है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो इन तमाम वर्ड से आपस में कनेक्शन इनका है। और फिर हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ख्याल रखना और इसको आप ध्यान से पढ़ना, मेरे शब्दों को तो ज़रूर सुनना। जितने सफाई से इत्मीनान से मेरे शब्दों के, मेरे वर्ड्स को आप फॉलो करोगे, उतनी बात समझ में आएगी और वो कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से कनेक्ट होता है। तो चंद टिप्स हैं, अगर इसको याद रखा जाए, इस पर ध्यान दिया जाए, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करना कोई बहुत बड़ा मुश्किल काम नहीं है, बहुत सिंपल है। हमारा उद्देश्य क्या है, हायर कोर्स खड़ा करना, हायर स्कोर खड़ा कर देंगे, हमारा काम चल जाएगा। ओके, थैंक यू। क्या आप कॉमर्स कोचिंग ढूंढ रहे हैं? क्लास 11th, क्लास 12, BCom, CMA या नौकरी पाने के लिए कोर्स करना चाहते हैं, लेकिन कॉन्फ्यूज्ड हैं कि उनमें बेस्ट कॉमर्स इंस्टीट्यूट कौन सा है? विजिट IBA कॉमर्स, जहां आप योग्य और अनुभवी शिक्षकों से पढ़ेंगे, चाहे क्लास में हो या ऑनलाइन घर पर। हम हर स्टूडेंट को सारे कॉन्सेप्ट्स पूरी तरह से समझाते हुए पढ़ाते हैं। हमारी सेवाएं क्लास 11th, क्लास 12th के अलावा BCom ऑनर्स, CMA, DCA, ADCA, टैली की तैयारी कराई जाती है। साथ ही अकाउंट्स मैनेजर और स्टोर कीपर की भी ट्रेनिंग कराई जाती है। आज ही जुड़िए हमारे साथ, अपने उज्जवल भविष्य के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पे कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.ibacommerce.com पे विजिट करें।